बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चतुर भिखारी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू दिखने में तो बहुत साधारण था और लोग उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन रामू के पास एक ऐसी बुद्धि थी कि वो किसी भी मुश्किल हालात से आसानी से बाहर निकल जाता था। हालांकि वो भिखारी था, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और वो अपनी चतुराई से अपना गुजारा करता था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था हरीराम। हरीराम बहुत ही लालची आदमी था। उसके पास गांव के सबसे बड़े खेत और सबसे ज़्यादा पैसे थे, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं होता था। वो हमेशा और अधिक धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। उसे बस एक ही चीज़ की चिंता थी, और ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं। एक दिन रामू ने सोचा कि वो हरी राम की लालच का फ़ायदा कैसे उठाए। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने पुराने फटे कपड़ों को थोड़ी सफाई से पहना, एक छोटे से चमकते पत्थर को ढूंढा और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर वो सीधा हरीराम के घर की तरफ चल पड़ा। हरीराम अपने दरवाजे के पास बैठा था। जब उसने देखा कि रामू उसकी तरफ आ रहा है, उसने मन ही मन सोचा, ये भिखारी यहाँ क्यों आ रहा है? क्या इससे मुझसे कुछ भीख चाहिए? रामू धीरे धीरे हरीराम के पास गया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सेठ जी, क्या आप कुछ खास सुनना चाहेंगे? उसने धीमी आवाज़ में कहा। हरीराम ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामू ने अपनी बात जारी रखी। मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने आया हूँ जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। ये सुनते ही हरीराम चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। किस्मत बदलने वाली चीज़, वो क्या हो सकती है? रामू ने अपनी जेब से वो चमकता हुआ पत्थर निकाला और उसे हरीराम के सामने रखा। ये जादुई पत्थर है सेठ जी। इस पत्थर की खासियत है कि ये जिस भी चीज़ को छुएगा वो सोना बन जाएगी। हरीराम ने पत्थर को ध्यान से देखा। वो पत्थर साधारण सा दिखता था, पर रामू की बातों ने उसके दिल में लालच भर दिया था। क्या सच में ये पत्थर इतना ताकतवर है? उसने पूछा। रामू ने गहरी सांस ली और रहस्यमयी अंदाज में कहा, सेठ जी, ये पत्थर बहुत खास है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको मुझे कुछ सोने की मोहरें देनी होंगी, क्योंकि ये पत्थर मुफ्त में नहीं आता। हरीराम की लालच और बढ़ गई। वो सोचने लगा, अगर मैं इस भिखारी को थोड़े से सोने की मोहरें दे दूं और ये पत्थर सच में काम कर जाए, तो मेरे पास तो इतना सारा सोना होगा जिससे कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हरीराम ने बिना सोचे समझे तुरंत अंदर जाकर अपनी तिजोरी से कई सोने की मोहरें निकाली और रामू को दे दी। ले, ये तेरी सोने की मोहरें, अब मुझे ये जादुई पत्थर दे दे। रामू ने मुस्कुराते हुए पत्थर हरीराम के हाथ में रख दिया। सेठ जी, ये पत्थर अब आपका है, लेकिन याद रहे, इसे सिर्फ उन चीज़ों पर लगाइएगा जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ये कहकर रामू वहाँ से चला गया। हरीराम ने खुशी खुशी पत्थर को पकड़ा और घर के अंदर गया। सबसे पहले उसने पत्थर को एक तांबे के गिलास पर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने एक लोहे की मूर्ति पर पत्थर लगाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हरीराम को गुस्सा आने लगा। उसने पत्थर को एक एक करके कई चीज़ों पर लगाया, लेकिन कोई भी चीज़ सोने में नहीं बदली। वो सोचने लगा, क्या रामू ने मुझे धोखा दिया है? ये कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था कि ये जादुई पत्थर है। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक भिखारी उसे मूर्ख बना सकता है। वो दौड़ते हुए रामू को ढूंढने निकला, लेकिन रामू तब तक गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। हरीराम ने चारों ओर देखा, पर उसे रामू का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया था और वो एक साधारण भिखारी की चतुराई का शिकार हो गया। कुछ समय बाद गांव के लोग हरीराम के इस किस्से के बारे में जान गए। वो उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, देखो, हमारे सेठ जी को एक भिखारी ने कैसे मूर्ख बना दिया। हरीराम की प्रतिष्ठा गांव में घटने लगी। अब हर कोई उसे लालची और मूर्ख समझने लगा था।
इस घटना ने हरीराम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसे समझ में आ गया कि सिर्फ दौलत और सोना ही सब कुछ नहीं होता। लालच इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। धीरे धीरे हरीराम ने अपनी जीवन शैली बदली। उसने लालच करना छोड़ दिया और अपने पास जो था उसी में संतोष करना शुरू कर दिया। रामू भले ही गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन उसने गांव वालों को और खासकर हरीराम को एक अमूल्य सीख दी थी, और वो ये थी कि लालच बुरी बला है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। हमें जो कुछ भी है उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र हमेशा से चाहता था कि उसका राज्य सबसे खुशहाल और समृद्ध हो, और इसके लिए वो खुद भी एक अच्छा और समझदार शासक बनने की कोशिश करता था। वो अक्सर अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता रहता था, लेकिन एक दिन राजा के मन में 3 सवाल उठे, और ये सवाल थे: सबसे सही समय कौन सा होता है जब कोई काम करना चाहिए? दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है जिसके साथ हमें रहना चाहिए? तीसरा, सबसे ज़रूरी काम कौन सा होता है जिसे हमें करना चाहिए? इन सवालों ने राजा को बहुत परेशान कर दिया। वो जानना चाहता था कि इन सवालों के सही जवाब क्या हो सकते हैं, ताकि वो एक बेहतर राजा बन सके। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी इन 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के ऐलान के बाद कई विद्वान, मंत्री और प्रजा के लोग दरबार में आए। हर कोई अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा वीरेंद्र को किसी के भी जवाब में संतुष्टि नहीं हो रही थी। किसी ने कहा कि सबसे सही समय सूर्योदय होता है, किसी ने कहा कि सबसे ज़रूरी व्यक्ति राजा होता है, लेकिन राजा को इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं लग रहा था। फिर राजा ने सोचा, इन सवालों का जवाब शायद कोई साधारण व्यक्ति या कोई ज्ञानी संत ही दे सकता है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिसने जीवन को समझा हो। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि क्या किसी ज्ञानी व्यक्ति के बारे में वो जानते हैं। एक दिन एक सैनिक ने राजा को बताया कि राज्य के एक दूर हिस्से में एक बूढ़ा साधु रहता है जो बहुत ही बुद्धिमान और सरल स्वभाव का है। लोग कहते हैं कि वो बहुत शांत और ध्यान मग्न जीवन जीता है और उसकी बातों में गहरी समझ होती है। राजा ने तुरंत साधु से मिलने का निश्चय किया। उसने अकेले साधु के पास जाने का फैसला किया ताकि साधु से खुलकर बात कर सके। साधु एक पहाड़ी के पास एक छोटे से आश्रम में रहता था। राजा वीरेंद्र ने अपने साधारण कपड़े पहन लिए और साधु के पास चल पड़ा। जब राजा साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु अपनी बगीचे में खुदाई कर रहा है। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? साधु ने राजा की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ी खुदाई कर सकते हो। राजा ने सोचा कि साधु शायद उसकी परीक्षा ले रहा है, इसलिए उसने साधु की मदद करना शुरू कर दिया। वो साधु के साथ मिलकर बगीचे में खुदाई करने लग गया। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन साधु ने राजा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। राजा थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, फिर उससे रहा नहीं गया और उसने फिर से अपने सवाल पूछे। महात्मा, क्या आप मेरे 3 सवालों का जवाब देंगे? सबसे सही समय कब होता है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और सबसे ज़रूरी काम कौन सा होता है? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और खुदाई करता रहा। राजा भी उसकी मदद करता रहा। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। उस व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा था और वो बुरी तरह से घायल था।
राजा और साधु ने तुरंत उसे ज़मीन पर लिटाया और उसके घाव को साफ किया। राजा ने अपने कपड़ों से पट्टी बनाकर उसके घाव पर बांध दी। साधु ने उसे पानी पिलाया। दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति की जान बचाई। वो व्यक्ति बहुत थका हुआ था और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसकी देखभाल की। जब वो होश में आया तो उसने राजा से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो महाराज, मैं आपको मारने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को युद्ध में मारा था। मैं आपसे बदला लेना चाहता था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और मैंने भागने की कोशिश की। भागते भागते मैं घायल हो गया। आपने मेरी जान बचाई और अब मैं आपका सबसे बड़ा ऋणी हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया और उसे अपने राज्य में सुरक्षित वापस भेजने की व्यवस्था की। इसके बाद राजा ने फिर से साधु से अपना सवाल पूछने का सोचा, लेकिन इस बार साधु ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। साधु ने कहा, तुम्हारे 3 सवालों का जवाब अब तुम्हें मिल चुका है। सबसे सही समय वही होता है जब तुम किसी की मदद कर रहे होते हो, जैसे तुमने इस घायल व्यक्ति की मदद की। राजा चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो इस समय तुम्हारे सामने होता है। जैसे इस समय इस घायल व्यक्ति के लिए तुम सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई। और सबसे ज़रूरी काम होता है दूसरों की भलाई करना, जैसा तुमने इस व्यक्ति की मदद करके किया है। यही सबसे बड़ा धर्म है। राजा को अब अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने साधु का धन्यवाद किया और वापस अपने राज्य लौट गया। वो अब और भी बुद्धिमान और दयालु राजा बन गया था। उसने अपने राज्य में हर किसी की भलाई का ध्यान रखा और उसका राज्य एक बार फिर से खुशहाल और समृद्ध बन गया। सबसे सही समय अब है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो इस समय आपके साथ है और सबसे ज़रूरी काम दूसरों की भलाई करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय था और उसका राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसका बेटा राजकुमार अर्जुन युवा और साहसी था। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था और अपनी दयालुता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने के लिए निकला। वो अपने राज्य की जनता से मिलना और उनकी परेशानियों को साझा करना चाहता था। अर्जुन को अपने राज्य के लोगों की भलाई और उनकी खुशहाली की बहुत चिंता थी, इसलिए वो अक्सर साधारण लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करता और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता था। उस दिन बहुत तेज़ धूप थी। राजकुमार अर्जुन एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। गांव के रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसे देखने से लग रहा था कि वो बहुत गरीब है, धूप में बैठी हुई थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके शरीर पर ज़रा भी शक्ति नहीं दिख रही थी। वो थकी और बीमार लग रही थी, जैसे उसे कई दिनों से खाना ना मिला हो। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार अर्जुन ने जब ये देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपने घोड़े को रोका और बूढ़ी औरत के पास गए। वो उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने राजकुमार की ओर देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। अर्जुन ने उसकी हालत देखकर समझ लिया कि वो भूखी है। उसने अपने सेवक को तुरंत पास के बाजार से खाना लाने के लिए आदेश दिया। कुछ ही समय बाद सेवक ताज़े फल, रोटी और पानी लेकर लौटे। अर्जुन ने अपने हाथों से बूढ़ी औरत को खाना खिलाया। धीरे धीरे बूढ़ी औरत की हालत सुधरने लगी। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा,
बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कई दिनों से भूखी थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुमने मुझ पर जो कृपा की है, मैं उसका बदला कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये मेरा कर्तव्य है। किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मानवता का क्या मतलब। आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी माँ जैसी हैं और माँ की सेवा करना हर बेटे का धर्म होता है। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सच्चे राजकुमार हो। तुम्हारी दयालुता तुम्हें एक दिन महान राजा बनाएगी। अर्जुन ने उस बूढ़ी औरत को उठाया और उसे गांव के एक सुरक्षित स्थान पर भेजा, जहां उसकी देखभाल हो सके। उन्होंने गांव वालों को भी ये हिदायत दी कि वो इस औरत की मदद करें और भविष्य में कभी किसी ज़रूरतमंद को अनदेखा ना करें। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को दरबार में बुलाया। राजा ने अर्जुन से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुमने गांव की एक बूढ़ी औरत की मदद की है। मुझे गर्व है कि तुम हमारी प्रजा का इतना ध्यान रखते हो। लेकिन एक राजा को सिर्फ दयालु नहीं बल्कि समझदार और मजबूत भी होना चाहिए। हमें हर समय लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन साथ ही राज्य के कानून और मर्यादा का पालन भी करना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाकर अपने पिता की बात सुनी और कहा, पिताजी, मैं हमेशा आपके उपदेशों का पालन करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपने दिल से काम करेंगे तो हम सही रास्ते पर रहेंगे। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन की बातों को सुना और मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा सही रास्ते पर है और एक दिन एक महान राजा बनेगा। कुछ समय बाद उस बूढ़ी औरत की हालत ठीक हो गई और वो गांव में ही एक साधारण जीवन जीने लगी। लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार अर्जुन से मिलने राजमहल आई। वो बहुत ही साधारण दिख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब वो अर्जुन से मिली तो उसने कहा, राजकुमार, तुम्हारी दयालुता और इंसानियत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताना चाहती हूँ। मैं कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं हूँ। मैं देवी लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आई थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की और साबित किया कि तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो। अर्जुन हैरान रह गया। उसने तुरंत देवी लक्ष्मी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। देवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी दयालुता और सहृदयता का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि तुमने बिना किसी लालच के एक ज़रूरतमंद की मदद की है। ये कहकर देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने इस घटना को अपने पिता राजा विक्रम सिंह को बताया। राजा ने अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी ये दयालुता और समझदारी ही तुम्हें एक महान राजा बनाएगी। इसके बाद अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में लोगों की मदद करना और उनकी भलाई के लिए काम करना जारी रखा। उसकी दयालुता और इंसानियत की कहानियाँ पूरे राज्य में फैल गईं और वो अपनी प्रजा का सबसे प्रिय राजा बन गया। दयालुता और निस्वार्थ सेवा सबसे बड़े गुण होते हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वो सच्चे अर्थों में महान होता है। बहुत समय पहले राजा धर्मपाल नाम के एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा अपने राज्य पर शासन करता था। उसका राज्य विशाल था और उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा के मन में एक चिंता थी। वो अब बूढ़ा हो चला था और उसे अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसका एक बेटा था, राजकुमार अजय, जो बहुत ही साहसी और तेजस्वी था। लेकिन राजा को हमेशा ये डर रहता था कि क्या उसका बेटा एक अच्छा शासक बन सकेगा, क्या वो समझदारी से फैसले ले पाएगा। राजा धर्मपाल के पास एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, जिसका नाम था वसंत। वसंत राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था
और उसकी बुद्धिमानी की कहानियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा ने सोचा कि वसंत ही राजकुमार अजय की परीक्षा लेने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। एक दिन राजा ने वसंत को बुलाया और कहा, मंत्री वसंत, मुझे अपने बेटे अजय की बुद्धिमानी और उसकी शासक बनने की क्षमता की परीक्षा लेनी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वसंत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं राजकुमार अजय की परीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन वसंत ने राजकुमार अजय को दरबार में बुलाया और उसे एक कठिन परीक्षा देने का निर्णय लिया। वसंत ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, आपके पिता ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आपकी बुद्धिमानी और निर्णय क्षमता की परीक्षा लूँ। मैं आपको 3 चुनौतियाँ दूंगा और यदि आप इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल कर लेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि आप राज्य का शासन संभालने के लिए योग्य हैं। राजकुमार अजय ने वसंत की चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, मंत्री वसंत, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे आपकी चुनौतियाँ बताइए। वसंत ने राजकुमार को पहली चुनौती दी। उसने कहा, राजकुमार, इस राज्य के उत्तर दिशा में एक गांव है जो कई सालों से सूखे की समस्या से जूझ रहा है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं और अपनी फसल नहीं उगा पा रहे। आपकी पहली चुनौती यही है कि आप उस गांव को सूखे से कैसे बचाएंगे। राजकुमार अजय ने तुरंत अपनी योजना बनाई। वो गांव में गए और गांव के बुजुर्गों और किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने देखा कि गांव के पास एक नदी बहती है, लेकिन नदी का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा था। राजकुमार ने अपनी सेना के कुछ लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर एक नहर बनाने का आदेश दिया, जो नदी से होकर गांव के खेतों तक पानी लाएगी। कुछ ही दिनों में नहर बन गई और गांव के खेतों में पानी पहुंचने लगा। गांव वाले बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने राजकुमार की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस प्रकार राजकुमार अजय ने अपनी पहली चुनौती सफलतापूर्वक पूरी की थी। जब राजकुमार दरबार में लौटे तो वसंत ने उनकी पहली चुनौती की सराहना की। राजकुमार, आपने बुद्धिमानी से काम लिया और समस्या का स्थायी हल निकाला। अब आपकी दूसरी चुनौती है। वसंत ने दूसरी चुनौती बताते हुए कहा, इस राज्य के दक्षिण में एक व्यापारी है जिसका नाम है धर्मदास। वो बहुत धनी और प्रभावशाली है, लेकिन उसने राज्य के करों का भुगतान नहीं किया है। आपकी चुनौती है कि बिना किसी विवाद के आप उससे कर वसूल करें। राजकुमार अजय तुरंत धर्मदास के पास गए। धर्मदास एक बहुत ही चालाक और लालची आदमी था। उसने कई सालों से कर नहीं चुकाया था और उसे ये यकीन था कि राजकुमार भी उससे कर वसूल नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजकुमार ने धैर्य से काम लिया। उन्होंने पहले धर्मदास से दोस्ताना तरीके से बात की। उन्होंने उसे समझाया कि कर चुकाना राज्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अगर वो अपना कर नहीं देगा तो इससे राज्य की प्रजा पर इसका बुरा असर पड़ेगा। राजकुमार ने उसे ये भी आश्वासन दिया कि अगर वो कर चुकाता है तो उसे राजा एक विशेष सम्मान देंगे। धर्मराज को राजकुमार की बातें समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि कर चुकाने में ही उसकी भलाई है। बिना किसी विवाद के उसने तुरंत कर का भुगतान कर दिया और राजकुमार से माफ़ी मांगी। इस प्रकार राजकुमार ने अपनी दूसरी चुनौती भी बुद्धिमानी और शांति से हल कर ली थी। जब राजकुमार दरबार में वापस लौटे तो वसंत ने उनकी दूसरी चुनौती पर भी उनकी तारीफ की। राजकुमार, आपने बहुत ही समझदारी से इस समस्या का समाधान किया। अब समय आ गया है मैं आपकी अंतिम और सबसे कठिन चुनौती के बारे में आपको बताता हूँ। वसंत ने तीसरी और आखिरी चुनौती के बारे में बताया। राजकुमार, इस राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक जंगल है जहाँ डाकुओं का एक समूह छिपा हुआ है। वो गांव वालों को लूटते हैं और राज्य के कानून का उल्लंघन करते हैं। आपकी चुनौती है कि आप उन डाकुओं को पकड़कर राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित करें।
राजकुमार अजय ने तुरंत अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और पश्चिमी जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ योजना बनाई कि कैसे डाकुओं को पकड़ा जाए, लेकिन अजय ने सोचा कि बिना खून खराबे के इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। इसलिए वो अकेले ही डाकुओं के सरदार से मिलने गए। डाकुओं के सरदार ने जब राजकुमार को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गया। अर्जुन ने डाकुओं के सरदार से कहा, तुम लोग गांव वालों को लूटते हो और राज्य के कानून का उल्लंघन करते हो, लेकिन अगर तुम अपने हथियार छोड़कर शांति से जीना चाहो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ और तुम्हें राज्य में एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे सकता हूँ। डाकुओं के सरदार को राजकुमार की बातों में सच्चाई और दयालुता दिखी। उसने सोचा कि अगर वो लोग अपराध करना छोड़ दें और मेहनत से काम करें तो उनकी ज़िंदगी सुधर सकती है। सरदार ने अपने सारे साथियों से बात की और अंत में उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और राजकुमार के साथ राज्य में लौट आए। राजा धर्मपाल ने उन डाकुओं को माफ़ कर दिया और उन्हें राज्य के नागरिकों की तरह जीने की अनुमति दे दी। राजकुमार अजय ने बिना किसी युद्ध या खून खराबे के ये समस्या भी हल कर दी। उन्होंने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि वो एक महान शासक बनने के योग्य है। जब राजकुमार दरबार में लौटे तो वसंत ने उनकी तीसरी चुनौती पर भी उनकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने राजा धर्मपाल से कहा, महाराज, राजकुमार अजय ने सभी चुनौतियों को बहुत ही बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से हल किया है। वो राजा के उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। राजा धर्मपाल ने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया और घोषणा की कि राजकुमार अजय ही अगले राजा होंगे। राजा की प्रजा भी बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनके भविष्य का राजा दयालु, बुद्धिमान और साहसी है। इस प्रकार राजकुमार अजय ने अपने पिता के बाद राज्य की बागडोर संभाली और राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। समस्याओं का हल करने के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और सही दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में हरिहर नाम का एक दर्जी रहता था। हरिहर अपनी मेहनत और कुशलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी सिलाई इतनी अच्छी होती थी कि लोग उसकी दुकान पर दूर दूर से आते थे। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसकी सिलाई में कभी कोई गलती नहीं होती थी। हरिहर का एक ही सपना था कि वो अपने काम में और अधिक निपुण बने और अपने कस्बे का सबसे बड़ा दर्जी बने। हरिहर के पास एक नौजवान लड़का काम करता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को हरिहर ने कुछ साल पहले ही अपने पास रखा था और उसे सिलाई का काम सिखा रहा था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। वो हरिहर के हर आदेश का पालन करता और काम को पूरे मन से करता था। हालांकि मोहन अभी सिलाई में बहुत निपुण नहीं था, लेकिन उसकी लगन और सीखने की इच्छा बहुत बड़ी थी। वो हरिहर को ध्यान से काम करते देखता और उनसे हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक दिन कस्बे में एक बड़ा समारोह होने वाला था। वो दिन कस्बे के लिए बहुत खास था क्योंकि वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति सेठ रामदास के बेटे की शादी थी। सेठ रामदास ने हरिहर से शादी के लिए खास कपड़े सिलवाने का आदेश दिया। ये आदेश हरिहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये काम उसे पूरे कस्बे में और प्रसिद्ध कर सकता था। हरिहर ने पूरी सावधानी और कुशलता से सेठ रामदास के लिए कपड़े सिलने का काम शुरू किया। उन्होंने खुद अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर सबसे अच्छे कपड़े तैयार किए। मोहन भी हरिहर की मदद कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि ये काम बहुत बड़ा था और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सेठ रामदास के कपड़े पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन चुके थे और हर कोई देखना चाहता था कि ये सिलाई कितनी शानदार होगी। एक दिन जब हरिहर को किसी आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ा
तो उन्होंने मोहन को दुकान की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। जाते जाते हरिहर ने मोहन से कहा, मोहन, मैं कुछ घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। ध्यान रखना कि सेठ रामदास के कपड़े सही तरीके से रखे रहें। जब मैं लौटूंगा तब हम उन्हें अंतिम रूप देंगे। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, जी गुरुजी, मैं सब ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत होकर जाएं। हरिहर के जाते ही मोहन ने कपड़े के टुकड़ों को बड़े ही ध्यान से देखा। वो बहुत उत्साहित था और सोचने लगा, अगर मैं इन कपड़ों पर कुछ सिलाई करके दिखाऊं तो शायद गुरुजी मुझसे खुश होंगे। अगर मैं ये काम सही तरीके से कर पाया तो वो मुझ पर विश्वास करने लगेंगे और मुझे और बड़े काम सौंपेंगे। ये सोचकर मोहन ने हिम्मत जुटाई और सिलाई मशीन पर बैठ गया। उसने कपड़े के एक एक हिस्से के लिए और अपनी तरफ से सिलाई शुरू कर दी। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो सिलाई करता गया उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। कपड़े के किनारे गलत तरीके से मुड़ने लगे और सिलाई भी टेढ़ी हो गई। मोहन का दिल घबराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। जब वो पूरी तरह घबरा गया तो उसने कपड़े को और बुरी तरह से खींच दिया, जिससे सिलाई पूरी तरह ही बिगड़ गई। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कपड़े का वो हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण था अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो डर गया कि गुरुजी के आने पर उसे डांट पड़ेगी और शायद वो उसे दुकान से निकाल भी देंगे। वो बहुत चिंतित और घबराया हुआ था। कुछ देर बाद हरिहर लौट आए। उन्होंने मोहन की घबराहट को देखा और तुरंत कपड़ों की ओर देखा। जैसे ही उनकी नज़र बिगड़ी हुई सिलाई पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ गए कि मोहन ने उनकी गैर मौजूदगी में कपड़ों पर हाथ आजमाने की कोशिश की है। हरिहर ने गुस्से में मोहन से पूछा, मोहन, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें सिर्फ कपड़े देखने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उन पर सिलाई करने की हिम्मत कैसे की? ये सेठ रामदास के कपड़े हैं। अगर ये खराब हो गए तो हमारी पूरी इज्जत चली जाएगी। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगी। गुरुजी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं अच्छी सिलाई कर पाऊंगा तो आप मुझ पर गर्व करेंगे, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। हरिहर का गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो गया। उन्होंने देखा कि मोहन सचमुच पछता रहा था और उसकी मंशा गलत नहीं थी। वो सिर्फ सीखना चाहता था और अपने गुरु को खुश करना चाहता था। हरिहर ने एक गहरी सांस ली और मोहन को शांत करते हुए कहा, मोहन, सीखने की चाह रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर काम का सही समय और तरीका होता है। तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे सीखना होगा। आज तुमसे गलती हुई है, लेकिन अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो एक दिन तुम भी एक बेहतरीन दर्जी बन जाओगे। इसके बाद हरिहर ने खुद सेठ रामदास के कपड़े ठीक किए। उन्होंने मोहन को बताया कि सिलाई में कैसे धैर्य और सटीकता की ज़रूरत होती है। मोहन ने हरिहर से फिर से सीखने की विनती की और वादा किया कि वो अब जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेगा। जब सेठ रामदास आए और उन्होंने कपड़े देखे तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिहर की तारीफ की और मोहन की भी सराहना की, ये कहते हुए कि ये लड़का एक दिन महान दर्जी बनेगा। इस घटना के बाद मोहन ने पूरे समर्पण और धैर्य के साथ अपना काम सीखा और कुछ ही सालों में वो हरिहर की तरह ही एक निपुण दर्जी बन गया। जल्दबाजी के किए गए काम से गलतियां होती हैं। सच्ची सफलता के लिए धैर्य, मेहनत और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की रहती थी। लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और उनका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। उसके पिता एक किसान थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी।
उनके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन लक्ष्मी बहुत हिम्मती और सपने देखने वाली लड़की थी। वो हमेशा सोचती थी कि एक दिन वो बहुत अमीर बनेगी और उसका परिवार सुखी जीवन जिएगा। गांव में रहने वाले लोग लक्ष्मी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो ईमानदार, मेहनती और सच्ची लड़की थी। उसका एक ही सपना था कि वो किसी दिन अपने परिवार की हालत सुधार सके और उन्हें गरीबी से निकाल सके। लेकिन उसके पास इस सपने को पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं था। एक दिन लक्ष्मी की माँ ने उसे बुलाया और कहा, लक्ष्मी, आज हमें पड़ोसी गांव में दूध बेचने के लिए जाना है। हमारे पास कुछ बचा हुआ दूध है जिसे हम बेचकर थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। तुम ये दूध का मटका लेकर जाओ और ध्यान रखना कि दूध गिरने न पाए। लक्ष्मी बहुत खुश हुई कि उसको यह जिम्मेदारी दी गई है। उसने सोचा, अगर आज मैं दूध बेचने में सफल हो गई तो शायद माँ मुझे आगे भी ये काम करने देंगी, और अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा पाई तो धीरे धीरे हम गरीब भी नहीं रहेंगे। ये सोचकर वो उत्साह से भर गई। लक्ष्मी ने एक बड़े मटके में दूध भरा और उसे अपने सिर पर रख लिया। मटका बहुत भारी था, लेकिन लक्ष्मी के मन में आने वाले सपनों की दुनिया थी जिसने उसे मजबूती दी। जैसे ही वो गांव की गलियों से होकर पड़ोसी गांव की ओर जाने लगी, उसके मन में कई विचार आने लगे। लक्ष्मी ने सोचा, जब मैं इस दूध को बेच दूंगी तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं अंडे खरीदूंगी। फिर जब अंडों से चूजे निकलेंगे तो मैं उन्हें बड़ा करके बेच दूंगी। इससे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर मैं उन पैसों से कुछ बकरियां खरीदूंगी। बकरियां दूध देंगी और मैं वो दूध बेचकर और पैसा कमा सकूंगी। लक्ष्मी के कदम तेज़ी से बढ़ते गए और उसके सपनों की उड़ान भी। वो आगे सोचने लगी कि जब मैं बकरियां बेच दूंगी तो मैं एक गाय रख लूँगी। गाय का दूध भी बेचूंगी और उसके तो बछड़े भी होंगे। धीरे धीरे मैं इतने पैसे कमा लूँगी कि गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगी। फिर मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगी और सुंदर कपड़े पहनूंगी। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई थी। उसकी कल्पनाओं ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। वो खुद को अमीर और खुशहाल देख रही थी। उसकी सोच यहीं नहीं रुकी। उसने आगे सोचा, जब मैं अमीर बन जाऊंगी तो गांव के सारे लोग मुझसे मिलने आएंगे। मैं सबसे सुंदर कपड़े पहनूंगी और जब कोई मुझसे शादी करने के लिए आएगा तो मैं उसे घमंड से मना कर दूंगी। मैं अपनी गर्दन घुमा दूंगी और कहूंगी, नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से शादी नहीं करनी। ये सोचते हुए लक्ष्मी ने असलियत में अपना सिर झटका, जैसे वो अपने विचारों में ही किसी को मना कर रही हो। लेकिन जैसे ही उसने सिर झटका, उसके सिर पर रखा दूध का मटका लड़खड़ा गया। वो संभाल नहीं पाई और मटका नीचे गिरकर फूट गया। सारा दूध ज़मीन पर फैल गया। लक्ष्मी का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। उसकी सारी कल्पनाएं और सपने एक पल में चूर चूर हो गए। उसने ज़मीन पर फैले दूध को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करेगी। दूध के साथ साथ उसका सपना भी बिखर गया था। वो जानती थी कि उसकी माँ को ये बात बहुत बुरी लगेगी और वो बहुत निराश होंगी। लक्ष्मी वहाँ कुछ देर तक खड़ी रही, सोचती रही कि अब क्या करे। आखिरकार वो खाली मटका लेकर अपने घर वापस लौट आई। उसकी माँ ने जब लक्ष्मी के खाली मटके को देखा तो वो समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा, क्या हुआ लक्ष्मी, सारा दूध कहाँ गया? लक्ष्मी ने सिर झुका लिया और रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताई। कैसे उसने दूध को बेचने के बाद क्या क्या खरीदने की योजना बनाई थी और कैसे वो अपने सपनों में खो गई और मटका गिरा दिया। उसकी माँ ने लक्ष्मी को शांत किया और कहा, लक्ष्मी, चिंता मत करो, ये घटना तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दे रही है। माँ ने समझाया, सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ध्यान की ज़रूरत होती है। तुमने बिना किसी ठोस योजना के सपने देखे और असलियत में जो ज़रूरी था उस पर ध्यान नहीं दिया। याद रखो,
असली सफलता तभी मिलती है जब हम मेहनत से काम करते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर तुम ध्यान से काम करती तो दूध गिरता नहीं और तुम अपने सपने को हकीकत में बदलने में एक कदम करीब होती। लक्ष्मी ने अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में सपने देखे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी मेहनत और ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वो हर काम ध्यान से और मेहनत से करेगी। इसके बाद लक्ष्मी ने हर काम में ध्यान लगाना शुरू किया। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी और छोटी छोटी चीज़ों को भी गंभीरता से लेने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपने परिवार के लिए छोटी छोटी खुशियाँ जुटाने लगी। लक्ष्मी ने अपने अनुभव से सीखा कि सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए असली मेहनत और ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ध्यान देना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी मेहनत से उसके पास अपनी ज़मीन और कुछ खेत थे, जिनसे वो अपनी पत्नी और बेटे रामू का पेट पालता था। मोहन की पूरी ज़िंदगी खेतों में काम करते हुए बीती थी। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता ताकि परिवार का गुजारा हो सके। उसकी एक ही चिंता थी, उसका इकलौता बेटा रामू, जो बेहद आलसी था। रामू का काम में कोई मन नहीं लगता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता और अपने दोस्तों के साथ खेलता और आराम करता। खेतों का काम उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता था कि उसका बाप इतनी ज़मीन का मालिक है तो उसे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता था, मेरे पास तो खूब ज़मीन है, जब बापू बूढ़ा हो जाएगा तो सारा खेत मेरा हो जाएगा और फिर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहन ने कई बार रामू को समझाने की कोशिश की। वो कहता था, बेटा, ज़िंदगी में मेहनत ज़रूरी है। ज़मीन तुम्हारी ज़रूर है, लेकिन अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वो बंजर हो जाएगी। मेहनत से ही ज़िंदगी चलती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रामू पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे तो बस आराम करना और मज़े करना पसंद था। समय बीतता गया और मोहन अब बूढ़ा हो चला था। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और उसे अब चिंता सताने लगी थी कि अगर रामू ने खेतों की देखभाल नहीं की तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मोहन ने सोचा, अगर मैं कोई तरीका ना निकाल सका तो मेरी जीवन भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। एक दिन मोहन ने एक तरकीब सोची। उसने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगा। मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ। हमारे खेतों में एक खजाना छुपा हुआ है। वो खजाना मेरे जीवन भर की मेहनत का फल है। जब मैं मर जाऊँगा तो तुम उस खजाने को खोज लेना। वो तुम्हारी सारी परेशानियाँ हल कर देगा और तुम्हें अमीर बना देगा। खजाने के बारे में सुनते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। वो आलस को भूलकर तुरंत उत्साहित हो गया। उसने पिता से पूछा, पिताजी, वो खजाना कहाँ छिपा हुआ है? मोहन ने उत्तर दिया, खजाना खेतों में कहीं गड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सही जगह मुझे भी याद नहीं है। तुम्हें पूरा खेत खोदना पड़ेगा, तभी वो खजाना तुम्हें मिल पाएगा। रामू को अब खजाने के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा था। उसके मन में ढेर सारे सपने आने लगे, अमीर बनने के, आरामदायक ज़िंदगी जीने के। उसने अगले ही दिन से खेतों की खुदाई शुरू कर दी। रामू अकेले खेतों की खुदाई करने लगा। पहले तो उसे ये काम बड़ा कठिन लगा, क्योंकि वो कभी इतनी मेहनत नहीं करता था। लेकिन खजाने के लालच में वो दिन रात खेत खोदने में जुट गया। धीरे धीरे उसने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। रामू अब थोड़ा परेशान होने लगा था। उसने सोचा, पिताजी ने कहा था कि यहाँ खजाना है,
लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। क्या उन्होंने मुझसे झूठ बोला होगा? फिर भी उसे भरोसा था कि कहीं ना कहीं खजाना ज़रूर मिलेगा, इसलिए उसने खुदाई जारी रखी। कुछ महीनों बाद पूरा खेत खोदा जा चुका था, लेकिन खजाना अब भी नहीं मिला। रामू ने अब उम्मीद छोड़ दी थी। वो सोच रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। वो पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं से भी खजाना नहीं मिला। आपने मुझसे झूठ कहा था। मोहन मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। खेतों में वाकई खजाना छिपा है, लेकिन वो सोना चांदी का नहीं है। अब तुमने सारा खेत खोद डाला है और मिट्टी नरम और उपजाऊ हो गई है। अब अगर तुम इस ज़मीन पर बीज बोओगे तो बहुत बड़ी फसल उगेगी। वो फसल ही तुम्हारा असली खजाना है। रामू को पिता की बात समझ में आ गई। उसने खेत की खुदाई को खजाने के रूप में कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि असली खजाना उसकी मेहनत और ज़मीन से ही मिलेगा। उसने पिता के कहे अनुसार बीज बोए और समय पर पानी दिया। कुछ ही महीनों में खेतों में लहराती फसल खड़ी हो गई। ये फसल इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। रामू ने अपनी मेहनत से एक बड़ी फसल उगाई और उसे बेचकर काफ़ी पैसा कमाया। अब उसे समझ में आ गया था कि मेहनत ही असली खजाना है। अगर वो शुरू से ही खेतों में ध्यान देता तो शायद वो पहले से ही एक सफल किसान बन चुका होता। उस दिन से रामू ने आलस छोड़कर खेतों में मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। अब वो समझ चुका था कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मोहन भी अपने बेटे को देखकर खुश था, क्योंकि उसने उसे सही रास्ते पर ला दिया था। रामू ने सीखा कि मेहनत और लगन से ही जीवन में सफलता मिलती है। वो अब एक सफल किसान बन चुका था और उसकी मेहनत ने उसे और उसके परिवार को गरीबी से निकालने का खुशहाल जीवन दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी गरीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और एक बेटा। रामू अक्सर सोचता था कि कैसे वो अमीर बने ताकि उसका परिवार सुखी जीवन जी सके। वो हमेशा अमीर बनने के सपने देखता था और सोचता था कि किस्मत कभी ना कभी उसका साथ ज़रूर देगी। एक दिन रामू को पता चला कि पड़ोसी गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान साधु आए हैं। कहा जाता था कि वो लोगों को समस्याओं का समाधान करके देते थे और उनके पास अद्भुत शक्तियाँ थीं। रामू ने सोचा कि क्यों ना साधु से मिलकर अमीर बनने का उपाय पूछा जाए। वो तुरंत साधु के पास पहुंच गया। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। रामू ने उनके पास जाकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गरीबी ख़त्म नहीं हो रही। कृपया करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अमीर बन जाऊं। साधु ने रामू की बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, दौलत सिर्फ धन में नहीं होती। असली दौलत कुछ और है जिसे लोग समझ नहीं पाते। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें वो असली दौलत दे सकता हूँ। रामू को ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन वो थोड़ा उलझन में भी था। उसने पूछा, महाराज, कैसी दौलत? मैं तो बस अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे परिवार को किसी चीज़ की कमी ना हो। साधु ने रामू से कहा, तुम्हें जो दौलत चाहिए वो तुम्हारे घर में ही छिपी हुई है। तुम्हें केवल उसे पहचानना होगा। जाओ, एक सप्ताह तक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो और फिर मेरे पास वापस आना। रामू को साधु की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो उनकी बात मानकर अपने घर लौट आया। उसने सोचा, चलो देखता हूँ कि साधु महाराज क्या कहना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में रामू ने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। वो अपने बेटे के साथ खेलता, पत्नी की मदद करता और हंसी मजाक करता। उसने महसूस किया कि इस दौरान उसे एक अलग ही खुशी मिल रही है।
हफ्ते भर बाद रामू फिर से साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे देखकर पूछा, बोलो बेटा, क्या तुमने उस दौलत को पाया जिसके बारे में मैं बताना चाहता था? रामू ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, मैंने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताए और मैं कह सकता हूँ कि उन दिनों में मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन दौलत का तो पता नहीं चला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही असली दौलत है। धन दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो प्यार और खुशियाँ हैं जो तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलती हैं। अगर तुम्हारे पास एक खुशहाल परिवार है तो तुम सबसे अमीर हो। पैसे से ही हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हें सच्ची दौलत मिल गई है, तुम्हारा परिवार और उसकी खुशी। रामू को अब समझ में आया कि असली दौलत क्या है। वो साधु का धन्यवाद करके अपने घर लौट आया और अब वो पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगा। उसने समझ लिया था कि परिवार के साथ बिताए हुए पल ही सबसे कीमती होते हैं और वही सच्ची दौलत है। सच्ची दौलत प्यार, खुशी और परिवार में होती है। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन एक खुशहाल परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन और मोहन नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। लोग कहते थे कि किशन और मोहन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दिन किशन और मोहन ने तय किया कि वो एक साथ दूसरे शहर की यात्रा करेंगे और वहाँ कुछ काम ढूंढेंगे। दोनों ने अपना सामान बांधा और सफ़र पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों दोस्तों ने मिलकर हर मुसीबत का सामना कर लिया। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल घना और डरावना था। दोनों दोस्त साथ साथ चल रहे थे जब अचानक एक बड़ा और खतरनाक भालू उनके सामने आ गया। भालू को देखकर मोहन डरा और बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ की ऊंचाई पर जाकर छिप गया और किशन को अकेला छोड़ दिया। किशन को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे अकेला छोड़कर भाग गया है, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने सुना था कि भालू उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते जो सांस रोककर ज़मीन पर लेट जाते हैं और मरे हुए होने का दिखावा करते हैं। उसने तुरंत ऐसा ही किया। वो चुपचाप ज़मीन पर लेट गया और अपनी सांसों को धीमी कर लिया। भालू किशन के पास आया, उसे सूंघा, लेकिन उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चला गया। किशन ने राहत की सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। पेड़ पर बैठा मोहन नीचे आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या कहा भालू ने तुम्हारे कान में? मैंने देखा कि वो तुम्हारे पास आकर कुछ बुदबुदा रहा था। किशोर ने गंभीरता से मोहन की ओर देखा और कहा, भालू ने मुझे ये सिखाया कि सच्चे दोस्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते। उसने मुझे ये भी बताया कि जो दोस्त मुसीबत में साथ न दे वो असली दोस्त नहीं होता। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसने मुश्किल वक्त में अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। वो शर्मिंदा हुआ और किशन से माफ़ी मांगने लगा। किशन ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वो अब समझ चुका था कि सच्चे दोस्त वो ही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में विक्रम नाम का एक राजा राज्य करता था। विक्रम न्यायप्रिय, बुद्धिमान और निडर था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो हमेशा उनके दुख दर्द को ध्यान से सुनता था और उनका समाधान करता था। वो न केवल युद्ध में वीर था, बल्कि अपनी समझदारी और बुद्धिमानी के लिए भी मशहूर था। विक्रम के राज्य में किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। न्याय की ऐसी मिसाल दी जाती थी
कि दूर दूर से लोग अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए उसके दरबार में आते थे। विक्रम की ख्याति सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक भी फैल चुकी थी। हर तरफ उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के चर्चे होते थे। राजा विक्रम की महानता के कारण उसके पास बहुत से दुश्मन भी थे, लेकिन वो भी उसकी सूझबूझ और नीतियों से डरते थे। एक दिन दूर देश से एक विद्वान राजा विक्रम के दरबार में आया। उस विद्वान का नाम शास्त्री था और वो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। शास्त्री के बारे में कहा जाता था कि वो बड़े बड़े सवाल पूछता था और अगर कोई उसके सवालों का उत्तर नहीं दे पाता तो वो उन्हें मूर्ख घोषित कर देता। कई राजा और विद्वान उसके सवालों से हार चुके थे। शास्त्री ने राजा विक्रम के दरबार में आकर कहा, हे राजन, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। लोग कहते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर आप मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे सकें तो मैं आपकी बुद्धिमानी को स्वीकार करूँगा। लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपको अपनी राजगद्दी छोड़नी होगी और मान लेना होगा कि आपकी प्रसिद्धि झूठी है। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। सबकी नज़रें राजा विक्रम पर थी, लेकिन राजा विक्रम शांत थे। उन्होंने शास्त्री की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। पूछो, तुम्हारे 3 सवाल क्या हैं? शास्त्री ने पहले सवाल के रूप में पूछा, हे राजन, संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राजा विक्रम की ओर थी। राजा ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, संसार में सबसे कीमती चीज़ है समय। समय अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। एक बार जो समय चला जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। राजा हो या रंक, किसी के पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ को खो देता है। राजा के इस उत्तर ने सभी को प्रभावित किया। शास्त्री ने सिर हिलाया और कहा, आपका उत्तर सही है राजन। समय सचमुच सबके लिए कीमती है। अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए। शास्त्री ने दूसरा सवाल पूछा, राजन, संसार में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, संसार में सबसे ताकतवर चीज़ ज्ञान है। ज्ञान से व्यक्ति हर कठिनाई का समाधान ढूंढ सकता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वो शक्तिशाली होता है, चाहे उसके पास धन दौलत ना भी हो। ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है और हर प्रकार की समस्याओं का हल निकाल सकता है। दुनिया के सभी शस्त्र और धन भी एक ज्ञानी व्यक्ति के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये उत्तर सुनकर शास्त्री मुस्कुराया। उसने राजा के लिए फिर से सहमति में सर हिलाया और कहा, आपका दूसरा उत्तर भी सही है। ज्ञान से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। लेकिन अब मेरा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सुनिए। शास्त्री ने तीसरा सवाल पूछा, राजन, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा विक्रम ने बिना किसी झिझक के तुरंत उत्तर दिया, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या मूर्ख। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये प्रकृति का नियम है और यही सबसे बड़ा सत्य है। जीवन और मृत्यु एक चक्र है और हर व्यक्ति को इस चक्र का सामना करना होता है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता और यही संसार का सबसे अटल सत्य है। राजा का यह उत्तर सुनकर शास्त्री हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि राजा विक्रम इन सवालों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन राजा ने न केवल सही उत्तर दिया बल्कि बहुत ही सहजता से उत्तर दिया। शास्त्री ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, आपने मेरे तीनों सवालों का उत्तर बुद्धिमानी से दे दिया है।
आप सचमुच महान और न्यायप्रिय राजा हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ और आपकी ख्याति को सच्चा मानता हूँ। विद्वान शास्त्री ने राजा विक्रम की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता को स्वीकार करते हुए दरबार से विदा ली। राजा विक्रम के इस उत्तर ने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और लोगों को भी प्रभावित किया। सभी ने राजा की प्रशंसा की और उनकी प्रतिष्ठा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। उस दिन के बाद राजा विक्रम की ख्याति और भी दूर दूर तक फैल गई। लोग अब उन्हें केवल एक वीर और न्यायप्रिय राजा ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान राजा के रूप में भी जानते थे। विक्रम ने हमेशा अपने राज्य में ज्ञान और न्याय को महत्व दिया और उनकी प्रजा ने भी उन्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा स्थान दिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और आपके अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।